आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग अष्टांग हृदय के बारे में बात कर रहे थे। अष्टांग हृदय, सूत्र स्थान 5, द्रव द्रव्य के बारे में बात कर रहे थे और इसमें आज हम लोगों को पढ़ना है इच्छु वर्ग। इच्छु कहते हैं गन्ने को। तो जो गन्ने का वर्ग होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के गन्ने के रसों को प्रयोग किया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले गन्ने का जो रस, तो उसके बारे में बताया गया है इच्छु रस के बारे में। गन्ने का रस क्या क्या काम करेगा, इसके बारे में यहाँ पर पहले बताया गया है। तो सारे गुण देखते हैं। तो गन्ने का रस जो होता है वो मृदु रेचक, मृदु रेचक। रेचक का मतलब होता है जो मल को बाहर निकाले, और मृदु मतलब हल्के से। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे, रेचक की बात करते हैं तो ये जाने कि इसमें मृदु रेचक, मध्यम और तीक्ष्ण, कुछ ऐसे होंगे। जैसे किसी को जमाल घोटा पिला दिया जाए तो जमाल घोटा बहुत तेजी से मल को बाहर निकालेगा। कुछ मध्यम होंगे, जैसे कि हरितकी वगैरह, एरंड तेल, इनको पिलाया जाए तो मल मध्यम रूप से साफ करेंगे। और कुछ मृदु होंगे। मृदु में मतलब जैसे दूध पिला दिया जाए तो उस प्रकार से होंगे। इसमें जब हम बात करते हैं चरक में, तो मृदु के स्थान पर उन्होंने सुख शब्द भी बताया। मृदु विरेचक, सुख विरेचक और तीक्ष्ण विरेचक। जब आप लोग सेकेंड ईयर में आएंगे तो वहां पर इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे भी, कि जो अमलतास होता है, आरगवद, ये मृदु विरेचक होता है। सुख विरेचक त्रिव्रत होता है, त्रिव्रत का प्लांट होता है। और तीक्ष्ण विरेचक जो होता है, स्नूही का दूध, ये तीक्ष्ण विरेचक के रूप में आचार्य चरक ने ये वर्णन किया है। तो ये मृदु विरेचक है, गन्ने साफ करेगा। भारी होता है क्योंकि गन्ने का रस जो होता है इस समय खूब पिया जाता है, भारी होता है। स्निग्ध, चिकना होता है। ब्रंघण, मोटापा, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत होता है गन्ने में। ब्रंघण करने वाला होता है, आयरन की क्वांटिटी अच्छी होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा। कफ और मूत्र को करने वाला, कफ और मूत्र करने वाले का क्या मतलब हुआ, ये कफ और मूत्र को बढ़ाएगा। गन्ने का रस अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, आपका मूत्र बनना बंद हो जाए, तो उस कंडीशन में गन्ने का मूत्र पिलाइए उसे, अरे सॉरी, गन्ने का रस पिलाइए, 2-4 ग्लास पिला दीजिए तो उसको मूत्र बनने लगेगा। ब्रश से होता है। ब्रश का मतलब जो आपके अंदर ताकत पैदा करे, ब्रंघण जो करता है वो ब्रश से होता है। तो इसमें शुगर अच्छा होता है, ग्लूकोज होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी से ताकत देता है। जो मैथुन शक्ति को भी बढ़ाता है उसे भी ब्रश से कहा जाता है। तो मैथुन शक्ति, मैथुन के लिए आपके पास में एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी नहीं है तो फिर मैथुन कहाँ से होगा। तो इसीलिए ये गन्ने का रस आपको एनर्जी देगा, तो ये ब्रश से भी है। शीतल है, ठंडा होता है। रक्त पित्त नाशक होता है। और मधुर विपाक वाला होता है, मतलब ये पचने में जो है मीठा होता है, मधुर विपाक होता है। और इसका रस भी मीठा होता है, मधुर रस भी होता है। गन्ने में जो आगे का हिस्सा होता है वो उतना मीठा नहीं होता। जैसे आप लोगों ने गन्ना देखा होगा तो इस प्रकार से गन्ना होता है। आगे का जो हिस्सा होता है थोड़ा सा
पतला होता है। तो इसमें जो अग्रभाग है ये थोड़ा सा नमकीन होता है। ईसत लवण, ये हल्का सा क्या होगा, नमकीन होगा। और जब दांत से चूस कर गन्ना खाया जाता है, दांत से चूस, दबा दबा के चूसे, तो उसके गुण जो होते हैं वो शर्करा शर्करा के समान होते हैं। तो ये गन्ने गन्ना जो होता है इसके भी कई भेद आयुर्वेद में बताए गए। जैसे एक गन्ना होता है उसका नाम होता है पौंडा। एक गन्ना होता है उसका नाम है पौंडा। और ये पौंडा जो होता है ये श्रेष्ठ होता है। जबकि बांस जाति का एक गन्ना होता है, बांस जाति का, ये हीन होता है। और गन्ने से हम लोग उसकी रस निकालते हैं। उस रस को खौलाया जाता है। खौलाने के बाद जब वो गाढ़ा हो जाता है तो उससे पाणित यानी कि राब बनती है। अब तो राब गायब हो गई है। पहले के जमाने में पहले के जमाने में क्या, अब से 10 15 20 साल पहले भी लोग गन्ना लगाते थे, उसकी राब बनाते थे। और इस समय जैसे गर्मी चल रही, तो इस गर्मी में बढ़िया से उसी राब का शरबत बनाते थे और उसमें हल्का सा दही डालते थे और मजे से लोग पीते थे, खूब ताकत देता था। ये राब जो होती है भारी है, अभिसंधि यानी कि स्रोतस में अवरोध करने वाली है, त्रिदोष को बढ़ाने वाली है, त्रिदोष कारक, और मूत्र का शोधक है, मूत्र शोधक। क्योंकि राब से आपके शरीर में जब एनर्जी होगी तो आपका शरीर बैक्टीरिया वायरस से लड़ सकता है, तो यूटीआई वगैरह नहीं होगा, मूत्र शोधक होता है। फिर उसके बाद में आयुर्वेद में मत्स्य अंडिका, मत्स्य अंडिका, खड और सीता, जैसे जब राब बनती है, इस राब को जब हम फाड़ित को थोड़ा सा साफ कर लें, हल्का सा साफ कर लें, तो वो कंडीशन कहलाती है मत्स्य अंडिका। और हल साफ कर लें और सफेद कर लें तो खड कहलाती है। और एकदम साफ करके जब इनको श्वेत कर लेते हैं, एकदम सफेद हो जाए, तो वो कंडीशन कहलाती है सीता। सीता का मतलब शर्करा या शक्कर जिसे कहते हैं। लेकिन आजकल की जो चीनी है, शर्करा है, इसको साफ करने का तरीका अलग है। आयुर्वेद की जो चीनी है उसको साफ करने का तरीका अलग है। आजकल जो चीनी साफ होती है वो एनिमल चारकोल से साफ की जाती है। एनिमल चारकोल मतलब जब जानवर मर जाता है, उसकी जो हड्डी होती है उस हड्डी को जलाकर चारकोल बनाया जाता है। और उस चारकोल से क्या करते हैं, चीनी, इसमें सल्फर होता है, चीनी साफ की जाती है। तो सल्फर भी होता है। तो सल्फर और एनिमल चारकोल में इससे चीनी साफ की जाती है। तो आजकल की चीनी बड़ी खतरनाक है क्योंकि सल्फर शरीर के लिए विष के तरीके से होता है। जबकि आयुर्वेद में जो चीनी है उसको पीट पीट के साफ करते थे, उसको एक बोरी में उस तरह भर कर उसको पीटते थे। पीटने से उसका कलर साफ होता जाता था। तो वो ज्यादा पौष्टिक होती थी, अच्छी होती थी। जैसे अगर हम मत्स्यंडिका को देखें तो ये भूरे कलर की होगी। तो इसको जैसे आजकल आप लोग देखे होंगे ब्राउन शुगर,
भूरे कलर की होती है ब्राउन शुगर, उसमें व्हाइट शुगर के कंपैरिजन में कैलोरी कम होती है ब्राउन शुगर में। तो भूरा शुगर जो होता है ब्राउन शुगर, उस आयुर्वेद में मत्स्यंडिका के नाम से है। इसके अलावा यास शर्करा और भी गन्ने से बने में होता है। अब इसमें दो चीज है कि गन्ने के बने वस्तुओं में शर्करा जो है, गन्ने के रस से बने वस्तुओं में शर्करा जो है ये श्रेष्ठ है, यानी शर्करा सबसे अच्छी होती है चीनी। और जो राब है या फाणित है, ये निकृष्ट होती है, खराब होती है, क्योंकि ये दोषों को बढ़ाने वाली होती है, अभिसंध कारक होती है, इसलिए ये खराब होती है। अब मैंने जब चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था, उस समय आप लोगों को बताया था कि जो मधु है, मधु का वर्णन भी इक्षु वर्ग में किया गया। मधु का वर्णन भी इक्षु वर्ग में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो मधु के बारे में यहाँ पर इसके गुण लिखे गए कि क्या क्या गुण होते हैं। तो मधु आंखों के लिए अच्छा होता है, चक्षुष से आंखों के लिए अच्छा है। छेदन का कार्य करता है, यानी कफ वगैरह कहीं लगा है तो उसको काट के बाहर निकाल देगा, छेदन का कार्य करता है। इसके अलावा तृष्णा में हितकारी है। तृष्णा में कफ, विष, हिक्का, रक्त पित्त नाशक, प्रमेह, कुष्ठ कृमि, प्रमेह, कुष्ठ कृमि, वमन, श्वास रोग को, खांसी को, शहद खांसी में भी बहुत अच्छा काम करता है। अतिसार नाशक, व्रण शोधक, व्रण संधान यानी कि घाव को भरने वाला, रोपण, रोपण मतलब व्रण भरने वाला, वात बढ़ाने वाला, वायु को बढ़ाता है, रूक्ष है, कसाय है, मधुर है, और शर्करा के गुण के समान होता है। देखो अब ये तो वर्णन कर दिया अष्टांग हृदय में। शहद कैसे बनता है? शहद बनने के लिए पहले मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी क्या करेगी, मधुमक्खी जाएगी पहले फूलों पर, मधुमक्खी पहले गई फूलों पर, यहाँ से पराग, इसको हम पालन कहते हैं, इसको पीती है। पीने के बाद में पेट में जाती है, पेट से वापस आ, पेट से
वापस मुख में, और यहाँ लार से संयोग होता है। अब ये लार से संयोग हो गया, ये बन गया शहद, और इसको अपने छत्ते में लगा देते, छत्ते में रख देती है। तो मधुमक्खी की जो शहद है वो क्या है, एक प्रकार से मधुमक्खी ने उल्टी की है, समझ लो वो उल्टी है। अब ये जब लार से इसके संयोग होता है तो यहीं पर ही बहुत से गुणों से युक्त हो जाती है। बहुत सारे गुण लार से संयोग होने के, एंटीबैक्टीरियल, वायरल, ये सारे गुणों से युक्त हो जाता है। चूंकि ये कई प्रकार के फूलों का एक तरीके से स्ट्राइक है, तो उसका भी बल जो है शहद के अंतर्गत आ जाता है। शहद जितना घाव अगर किसी को हो जाए, अल्सर हो जाए, तो घी और शहद का लेप लगाते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि इसके जो एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट गुण है, उसके कारण से घाव बहुत जल्दी भर जाता है। इस पे एक बार जापान के एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और बीएचयू में आके अपना पेपर दिखाने लगा कि मैंने शहद के ऊपर ये रिसर्च किया है कि वो व्रण को बड़ा जल्दी भर जाता है। तो यहाँ बीएचयू में उपस्थित जितने भी विद्वान जन थे आयुर्वेद के, उन्होंने कहा आप अब रिसर्च कर पाए इसके ऊपर। हमारे यहाँ 3000 साल पहले आचार्य सुश्रुत ने सर्जरी के जितने भी उन्होंने सर्जरी की, जितना भी उन्होंने व्रण वगैरह को सही किया, उन सभी में शहद का ही प्रयोग किया। तो आप, और बल्कि वो पेटेंट भी करा रहा था, जबकि यहाँ के लोगों ने कहा कि आपने अब बहुत लेट कर दिए, तो बहुत पुरानी चीज है। तो इंडिया में बहुत सारी चीजें खोजी गई, लेकिन उस समय पेटेंट का जमाना नहीं था। और इस समय अमेरिका वगैरह क्या करते हैं, कोई भी चीज खोजते हैं तो तुरंत पेटेंट करा लेते हैं, उन पे उनका हक हो जाता है कि हमने खोजा। यहाँ तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है कि क्या क्या चीजें। तो ये तो रहा शहद के गुण। लेकिन शहद अगर गर्म कर दिया जाए या धूप से पीड़ित किसी मनुष्य को दे दिया जाए, तो वो मारक होता है, हानिकारक होता है। तो गर्म करके या खौला कर कभी भी शहद का सेवन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो मधुमक्खी के छत्ते से लार वगैरह संयोग हुआ, तो लार वगैरह में क्या है, एंजाइम होता है। इस लार में क्या है, एंजाइम्स होते हैं जो पाचक होते हैं। शहद पाचन का काम भी करता है, और इस एंजाइम को जब हम गर्म कर देंगे, तो गर्म करने से ये डिनेचर हो जाएगा। डिनेचर मतलब इसका स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा और ये नुकसानदेह होगा। इसीलिए अष्टांग हृदय ने कहा कि शहद को गर्म करना, जैसे अगर हम सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में अगर शहद डाल के, नींबू डाल के पीते हैं, तो वो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर आप गर्म करके उसको और टेम्परेचर बढ़ा कर पियेंगे, तो आपके लिए नुकसान दे भी हो सकता है। तो ये था हम लोगों का इच्छु वर्ग। नेक्स्ट वर्ग है टाइल वर्ग। टाइल वर्ग में सभी तैल के बारे में लिखा गया है। तो तब सबसे पहले तैल के गुण अगर हम लोग देखें, तो तैल के क्या गुण है। तिल तैल जो है, सबसे पहले उसके बारे में बताया गया है। ये तीज है, बेवाई,
व्यवायी और विकासी दो शब्द हैं। तो व्यवायी द्रव्य जो अवशोषित अवशोषित हो जाए और उसके बाद में जिनका पाचन हो उसे व्यवायी द्रव्य कहते हैं। जैसे विष, पॉइजन। पॉइजन भी क्या है? व्यवायी द्रव्य है, पहले अवशोषित हो जाएगा फिर उसका पाचन होता है, क्योंकि इनको बहुत तेजी से कार्य करने होते हैं। विकासी द्रव्य ऐसे होते हैं, वो संधि के बंधनों को ढीला करते हैं और मृत्यु कारक होते हैं। इसके अलावा जो तिल का तेल है ये चक्षुष है, आंखों के लिए अच्छा होता है। सूक्ष्म है, उष्ण है, सूक्ष्म है, उष्ण है, कफ कारक नहीं है, यानी कि कफ को बढ़ाने वाला नहीं होता है। वैसे तेल जो होते हैं वो ऊपर जाए लिख लेना, वात कफ सामक होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तेल जो होता है कृष व्यक्ति को मोटा करने वाला और ब्रंघण व्यक्ति को कृष करने वाला। ब्रंघण यानी कि जो मोटा है, ब्रंघण व्यक्ति को कृष करने वाला। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो व्यक्ति दुबला पतला होता है, तो दुबला पतला व्यक्ति में क्या होता है आपको पता होना कि कृष व्यक्ति में वात बड़ी होती है, तो तैल इसको क्या करेगा? शांत करेगा। और वात जब शांत हो जाएगी तो उसके शरीर के अंदर भूख वगैरह नॉर्मल लगेगी, मोटा होगा। जो ब्रंघण व्यक्ति होता है, ब्रंघण व्यक्ति कैसा होता है? उसके अंदर कफ बड़ा होता है। जो मोटे लोग हैं, मोटे लोगों में कफ बड़ा होता है ना? मोटे लोगों में कफ बड़ा होता है। और कफ क्या करता है? टाइल जो है कफ सामक है। कफ को शांत करने से उसका मोटापा, क्योंकि मोटा व्यक्ति कफ जब उसके अंदर बहुत बड़ा होता है, कफ के कारण से मेद वगैरह धातुएं बढ़ जाती हैं, इसी कारण से वो मोटा हो जाता है। तो तैल जब कफ समन कर देगा, यानी कि कफ को छेदन करके बाहर निकाल देगा, तो वो कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, मोटे को पतला, पतले को मोटा करता है। इसमें अगर देखा जाए तो मोटे को पतला और पतले को मोटा करने वाला, यही ब्रैकेट में लिख लें, तैल, बस्ती और मध्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीजी का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है जो पीजी में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य जो मोटे को पतला और पतले को मोटा करता है। तो ये अष्टांग हृदय के अनुसार तैल, मध्य और बस्ती मोटे को पतला और पतले को मोटा करते हैं। जबकि इसमें चरक ने दो धूम गेहूं को बताया है, उसको भी वो आगे जब हम लोग चरक पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। नेक्स्ट देखें, एरंड तैल। एरंड तैल की क्या गुण है? एरंड तैल बहुत अच्छा काम है इसका, और गांव में बहुत होता है लेकिन लोगों को पता नहीं होता इसके तेल के गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखें तो ईसत कटु, एरंड तेल। ईसत, ईसत का मतलब होता है हल्का,
हल्का ये तिक्त है और कटु है। हल्का सा ये सब हल्का कटु है। इसके अलावा मधुर रस, मधुर रस वाला होता है। विरेचक, बहुत अच्छा पॉइंट है कि तिल का एरंड का जो तैल होता है वो पेट साफ करता है, विरेचन का काम करने वाला होता है। गुरु है, भारी होता है। वर्ध, वर्ध मतलब वृद्धि, वृद्धि। अब वृद्धि रोग में, वर्ध रोग में मूत्र वृद्धि हो सकती है, आंत्र वृद्धि हो सकती है, मेद वृद्धि हो सकती है। वृद्धि का, मूत्र वृद्धि का मतलब होता है जैसे हाइड्रोसील, हाइड्रोसील हो सकता है। आंत्र में हर्निया, मेद में ओबेसिटी। वैसे हर्निया वाले पोर्शन में तिल का तेल काफी अच्छा, ये एरंड का तेल काम करता है, क्योंकि हर्निया तब होता है ज्यादातर जैसे किसी को कब्ज है, कब्ज लगातार बहुत ज्यादा बनी है, खूब जोर लगा के मल का त्याग करता हो, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो छोटी आंत होती है, वो छोटी आंत उसके अपने स्थान से निकल आती है। कैसे निकलती है? कुछ मसल उसके वीक हो जाते हैं। जैसे आपका ये पेट है, ये आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है, और यहीं पर आपके जेनाइटल ऑर्गन्स वगैरह होते हैं। पेट के अंदर इस प्रकार से छोटी आंतें होती हैं। ये जो आंत होती है ये खिसक के यहाँ से इस प्रकार से, और ये टेस्टिस पे आ जाते हैं इस प्रकार से। जब ये जो मसल होती है ये वीक हो जाती है, प्रकार से टेस्टिस पे खिसक कर आ सकती है। तो यही कंडीशन जब यहाँ पर, तभी से हर्निया शुरू हो जाती है, और इसको बोलते हैं इंग्वाइनल। फिर ये आंतों पर ये हर्निया कई प्रकार की होती है, खासकर ये इंग्वाइनल हर्निया 3 प्रकार की है। तो जब ये इस कैनाल में को बोलते हैं इनकम्प्लीट हर्निया। थोड़ा और आगे आती है तो बोलते, और जब ये टेस्टिस तक यानी कि वृषण तक जब उतर जाते हैं आंत, उसको बोलते हैं कंप्लीट हर्निया। तो हाइड्रोसील जैसा लगता है। तो ये होता कब है? जब खूब अगर वीक होता है। एरंड तेल देने से उसका मल जो है आसानी से पेट साफ हो जाता है, लिक्विड। वो जब पेट साफ होता है तो उसके बाद में उसको प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, और ये हर्निया जो है धीरे धीरे से इसके मसल जो होते हैं ये स्ट्रांग हो जाते हैं। जो इंग्वाइनल कैनाल के मसल होते हैं वो धीरे धीरे जब योगा और दवा चलाते हैं तो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत हो जाते हैं। उसके कारण से फ्यूचर में उसको हर्निया के चांस कम हो जाते हैं। अन्यथा इसका फिर ऑपरेशन कराया जाता है, उससे एक नया वायर डाल के उसको सिलाई कर दी जाती है ताकि वो आंत नीचे की तरफ ना आए। तो एरंड तेल पीने से ठीक हो जाता है। और एरंड तेल क्या करता है? गुल्म यानी कि पेट में अगर गैस का गोला बना हो उसको ठीक करता है। वात, कफ, वात, कफ, उदर रोग और विषम ज्वर, इनको ठीक करता है। और अगर कहीं
कटी प्रदेश में यानी कि कमर में, गुह्य भाग कहते हैं इंग्वाइनल पार्ट को, जहां से जेनाइटल ऑर्गन निकलते हैं, तो वो गुह्य पार्ट होते हैं। इसके अलावा कोष्ठ यानी कि पेट में, और पीठ के दर्द और शोथ को नष्ट करता है, शोथ को नष्ट करता है। ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन में बहुत अच्छा काम होता है। ज्वाइंट मॉडर्न अनुसार अगर देखें कि एरंड तेल क्या करता है, तो ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करता है। जैसे आमवात नामक व्याधि है जिसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक नहीं होता है। जिसको बोर्ड नहीं दिख रहा है वो लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन करे, बोर्ड उसको दिखने लगेगा। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इसका काम होता है। रूमेटॉइड में क्या होता है, रूमेटॉइड में भी इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट, इन्फ्लेमेशन ऑफ मुख्य रूप से स्मॉल ज्वाइंट, काफी पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है इसमें, और कोई भी दवा इसमें काम नहीं करती एलोपैथ की, लाइलाज बीमारी होती है। लेकिन इसमें हम एरंड तेल का अगर प्रयोग करें तो धीरे धीरे से काफी उसको रिलीफ मिल जाता है। एरंड जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक श्वेत और दूसरा रक्त। रक्त एरंड के भी गुण बताए गए हैं, जैसे तीक्ष्ण है, उष्ण है, पिच्छल है, मिश्र गंध वाला है। सरसों के तेल के गुण बताए गए हैं कि कटु है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, कफ शुक्र वायुनाशक है, लघु है, पित्त रक्त कारक है, कोष्ठ कुष्ठ अर्श और व्रण में, और कृमि नाशक होता है। बहेड़े का तेल का वर्णन है, मधुर, शीतल, बालों के लिए हितकारी है, विशेष रूप से याद रखें। विभीत की तेल, केस यानी कि बालों के लिए, तो जितने भी तेल बालों के लिए बनाए जाते हैं उसमें विभीटकी का तेल डाला जाता है। नीम का तेल है, गर्म है, तिक्त है, कृमि पुष्ट और कफ नाशक है। अलसी और कुसुम का तेल भी बताया गया है, उष्णवीर वाला, त्वक दोष कारक, कफ और पित्त को बढ़ाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। एरंड तेल काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बता दिया गया है। नेक्स्ट वर्ग जो है वो मध्य वर्ग है, यानी कि अल्कोहल के बारे में क्या क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, 4:30 बजे वाली क्लास।